The topic of our discussion is constipation या जिसे हम नॉर्मल ज़ुबान में कब्ज़ कहते हैं। तो ये एक आजकल हमारे पॉपुलेशन में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग हमारे पास क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ होती है। तो कॉन्स्टिपेशन को हम अपने नॉर्मल ज़ुबान में कब्ज़ कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन सी इकसाम होती है। ये 3 किस्म की होती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है एक्यूट, जो फ़ौरन ही एक पेशेंट को होगी है और तकरीबन वो सबसाइड भी हो जाती होती है, यानी आपको हफ्ता 2 हफ्ते जो है वो कब्ज़ रही, फिर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, तो उसको हम एक्यूट कॉज कहते हैं। तो दूसरी जो टाइप होती है वो होती है क्रॉनिक, कि हमारे पास एक पेशेंट जो है वो 6 महीने से, बल्कि 6 महीने से ज़्यादा अरसे से प्रेजेंट हो रहा हो, तो मुझे डॉक्टर साहब अक्सर जो है वो कब्ज़ रहती है। तो कब्ज़ के लिए हम कहते हैं कि कब्ज़ होती कैसे है, कि इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि नॉर्मली एक नॉर्मल बंदा है उसको पखाना आ रहा है, वो जो चीज़ खा रहा है उसको पखाना आ रहा है। जो बंदा खाना भी खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसका हफ्ते में 2 से कम दफ़ा डेफिकेशन होती है, यानी वो पखाना हफ्ते में 2 दफ़ा करता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। यानी इसका जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा पखाना किया तो वो हमारे पास कब्ज़ होगी। तो इसके हम सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या साइंस होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, मरीज़ किस तरह प्रेजेंट करता है। तो मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ना पखाना नहीं आता। फिर दूसरा वो कहता है कि डॉक्टर साहब हम पखाना करते हैं, मगर हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो सही पेट है वो खाली नहीं हुआ। तीसरी जो चीज़ प्रेजेंट मरीज़ करता है वो करता है कि डॉक्टर साहब हमें बड़ी ज़ोर लगता है पखाना करते हुए, और अक्सर पखाने के साथ उनको खून भी आना शुरू हो जाता है। आगे हम इसकी डिस्कस करते हैं, किसी कॉम्प्लिकेशन में ब्लड भी आ सकता है। तो पेशेंट जो आता है वो आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब पखाना जो है वो करते हुए हमें ज़ोर लगता है, पेट जो है वो सही तरीके से खाली नहीं होता। और तीसरी उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है कि वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 1-1, 2-2 दिन जो है वो पखाना नहीं आता। तो इसकी हम वजूहात की तरफ देखते हैं कि वजूहात इसकी क्या हो सकती हैं। तो सबसे जो पहली वजह होती है वो होती है लो फाइबर डाइट, यानी फाइबर्स नॉर्मली हमारी खुराक में मौजूद होते हैं, जिस तरह फल हो गए, सब्जियाँ होगी। तो पेशेंट जो है वो फाइबर डाइट नहीं ले रहा। दूसरा जो मीट गोश्त ज़्यादा लोग खाते हैं उनको अमूमन पखाना ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि गोश्त है वो कोलोन के थ्रू और हमारे आंतड़ियों के थ्रू सही तरीके से पास नहीं होता, तो वो अक्सर कॉन्स्टिपेशन कॉज करवा देता है। तो लो फाइबर डाइट होगी। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिस तरह हमारे पास शुगर होती है, शुगर के मरीज़ को अक्सर पखाना रहता है। दूसरी जो बीमारी होती है वो हाइपोथायराइडिज्म, उसके मरीज़ को अक्सर पखाना रहता है। और कुछ मरीज़ जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो इन दवाइयों की वजूहात से भी कॉन्स्टिपेशन रह सकती है। तो हमने कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है मरीज़ की, जब भी हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के साथ मरीज़ आता है, कि आया कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी इनटेक क्या है फूड की, आप ज़्यादा गोश्त वगैरह मुर्गन गज़ाएँ तो नहीं खाते। फिर उसके बाद फाइबर्स की इनटेक पूछनी है कि आप फल, सब्ज़ी और पानी उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डायग्नोज करने के लिए कि पखाना जो है वो आपको क्यों कम आ रहा है। तो इसके लिए हम फिर मज़ीद हिस्ट्री लेते हैं, और अगर पखाना हमारा बहुत ज़्यादा देर तक ना आ रहा हो पेशेंट को, तो फिर हम उसको नॉर्मली क्लोनोस्कोपी की तरफ लेके जाते हैं। एक टेस्ट होता है क्लोनोस्कोपी के, पखाने के रास्ते कैमरा लेके जाते हैं और देखते हैं क्या है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। फिर हम एक मरीज़ का एक्सरे भी करवा सकते हैं देखने के लिए कि इस कॉन्स्टिपेशन की क्या वजूहात हैं, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, आंतरियों में सोजिश तो नहीं है। तो वाटर लेवल्स देखने के लिए एयर फ्लूइड लेवल देखने के लिए हम एक्सरे भी करवा लेते हैं। तो ये उसके डायग्नोसिस हो गया कि नॉर्मली पेशेंट प्रेजेंट होता है, कहता है कि डॉक्टर साहब हमें हफ्ते में 2 दफ़ा पखाना आता है, और उसके बाद अगर पखाना आता भी है तो बहुत ज़्यादा सख्त आता है, और पेट जो वो सही तरीके से खाली नहीं होता। तो ये इसकी कंप्लेंट्स होती हैं। तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट नॉर्मली तो सबसे पहले हमने उसे कहना है कि आपने डाइट जो है वो अपनी बेहतर करनी है। आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसके बाद सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ में स्ट्रेस एलिमेंट्स जो है उसको कम करें। और कुछ लोग जो होते हैं वो स्मोकिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आप अपनी जो सिगरेट नोशी है उसको कम कर दें, क्योंकि सिगरेट नोशी भी अमूमन पखाना कब्ज़ करने का एक ज़रिया बनती है। फिर उसके बाद हम उसके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जिस एक इंसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है, उसकी वॉक कम है, वो पूरा दिन जो है वो एक्टिविटी कम है,
या जो पूरा दिन बैठने वाला काम होता है तो उनके भी ये कंप्लेंट आती है, तो हम उनके कहते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो फिर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ जाते हैं कि पखाना अगर सही तरीके से नहीं आ रहा है या हमें काफ़ी अरसे से कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे नंबर वन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है हेमराइड्स। मरीज आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें पखाने के साथ खून आ रहा है, तो जिसको हम अपनी नॉर्मल ज़बान में बवासीर कहते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बवासीर का इलाज आप करवाएं, ये है वो। तो मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे, कब्ज़ को ठीक करेंगे, तो आपकी बवासीर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। क्योंकि जैसे हार्ट स्टूल्स हमारे पखाने के थ्रू गुजरते हैं, तो साथ खून की छोटी छोटी नालियाँ पड़ी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनको इरोड करते हैं। वो इरोड करने की वजह से पखाने के साथ हार्ट स्टूल्स आ रहे होते हैं और साथ में खून भी आ रहा होता है। तो आधे बल्कि 90% जो मरीज होते हैं उनसे अगर बवासीर की हम अलामात पूछें तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कब्ज़ रहती है, हम काफ़ी देर तक वॉशरूम में बैठते हैं और वॉशरूम में बैठने से हमारी कब्ज़ जो है वो और ज़्यादा बर्सन होती है और साथ में खून भी आता है। दूसरा इसका होता है एनल फिशर्स। एनल फिशर छोटे छोटे सुराख बनने शुरू हो जाते हैं, तो उनको हम नॉर्मली एनल फिशर कहते हैं। तो आपने अपनी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको कंट्रोल करना है। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, वो आपको बताएगा कि आप इसका आगे क्या हल किया जाए। और फिर उसके बाद अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और साथ में अपनी फ्लूइड इनटेक इस्तेमाल करें। तो जो हमारे पास ये कॉन्स्टिपेशन है ये क्योरेबल डिजीज़ है, ये सर नहीं है कि ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी की हो सकती है। तो इसमें एक हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा मैटर करता है। यानी हमने अपने मरीज़ों को कहना है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फल नॉर्मली जिस तरह आजकल किन्नू का सीज़न है, तो किन्नू जो है वो कॉन्स्टिपेशन में एक बड़ा अच्छा रोल दे सकता है। बाकी अमरूद, गावा जो होता है वो एक अच्छा हमारे पास इफ़ेक्टिव होता है। तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियाँ जो होती हैं उनमें फाइबर अच्छा होता है। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो उससे ये होगा कि हमारा जो पखाना है वो नॉर्मली उसकी पेरिस्टाल्सिस बेहतर हो जाएगी। और कोशिश करें कि अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। जितनी आप वॉक करेंगे, जितना अपने आप को आप मोशन में रखेंगे, उतना आपका कॉन्स्टिपेशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर फिर इस एक नेक्स्ट स्टेप होता है मेडिसिन की तरफ, कि कुछ लैक्सेटिव्स होते हैं, कुछ सिरप्स आजकल मार्केट में है मुख्तलिफ ब्रांड्स के, तो वो पीने से भी पखाना जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो अगर आपको 2-3 महीने से ज़्यादा पखाना हो रहा है, खुल के पखाना नहीं आ रहा है या कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो आप कोशिश करें कि अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं, ताकि इससे बेहतर है कि उससे ज़्यादा देर ना हो जाए। तो ये मेरा आज का मैसेज था कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो कॉमन हमारे माशरे में फैल रही है। तो उसमें जो काफ़ी सारे करने वाले काम हैं वो हमारे अपने हैं, कि हम लोग जो है वो अपनी डाइट बेहतर करेंगे, जिसके बाद हमारी कॉन्स्टिपेशन और जो बॉवल हैबिट्स हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।